जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत पहला चैप्टर चल रहा था वैद्युत आवेश, कूलाम बल एवं विद्युत क्षेत्र, जिसके अंतर्गत आप सभी छात्रों ने 4 लेक्चर का अध्ययन कर लिया था। यानी कि चैप्टर फर्स्ट का दोस्तों आज लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला 5। चैप्टर फर्स्ट का दोस्तों आज लेक्चर नंबर बेटा कौन सा है 5 है। इसके पहले यानी कि आपके कितने लेक्चर हो चुके हैं दोस्तों, इसके पहले बेटा आपके 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। आप आसानी से वहां से भी देख सकते हैं। यदि इन सारे लेक्चरों को सीरियल वाइज आपको देखना है तो सबसे पहले आपको प्लेलिस्ट में दोस्तों जाना होगा। प्लेलिस्ट में जैसे आप जाएंगे तो उस प्लेलिस्ट के अंतर्गत आपको एक नाम जो उसका मिलेगा प्लेलिस्ट के अंतर्गत क्लास 12th फिजिक्स, क्लास 12th फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो लेक्चर जो चैप्टर 1 के जितने भी लेक्चर होंगे उस सीरियल वाइज आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं? एक बार हम यूनिट जो आपका प्लेलिस्ट उसका नाम एक बार हम और रिपीट कर रहे हैं, क्लास 12th फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको सारे लेक्चर सीरियल वाइज दोस्तों प्रोवाइड हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, ध्यान से देखिएगा। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि सफलता का कोई मंत्र हो, आपको आया चुपचाप देके चला जाए। ऐसा कोई नहीं कि कान में चुपचाप फूंक दिया और मंत्र ले लिया, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं और हम तो सफल हो जाएंगे, हम एग्जाम में 100 में 100 ले आएंगे और हम अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। ऐसा क्या संभव है? सफलता यदि आपको प्राप्त करनी है तो आपको कड़ी मेहनत, ईमानदारी, लगन और निष्ठा के साथ कार्य करना होगा। और जितनी अधिक आप मेहनत करेंगे उतना अधिक आप सफल होंगे और उतना अधिक आप बुलंदियों पे पहुंचेंगे दोस्तों। क्योंकि कोई मंत्र नहीं, कोई जादू टोना नहीं कि कोई जादू टोना या मंत्र के द्वारा आप सीख लें आपको पढ़ाई हो सके। पढ़ाई सिर्फ आपको अपने दम पर करनी है। सिर्फ टीचर भी यदि हैं तो वो सिर्फ गाइड कर सकते हैं। परिश्रम आपको करना है, मेहनत आपको करनी है। यदि आप परिश्रम, मेहनत और लगन के साथ किसी भी कार्य को करेंगे, पढ़ाई या कोई अदर कार्य, क्योंकि आप इस समय विद्यार्थी जीवन आपका है तो आपका इस समय जो लक्ष्य होना चाहिए पढ़ाई होना चाहिए। आपका इस समय जो लक्ष्य होना चाहिए फर्स्ट ईयर के एग्जाम, इंटर के एग्जाम आपको देने, तो इंटर के एग्जाम आपको क्रॉस करने का लक्ष्य होना चाहिए। फिर आगे आपको तभी तो आप क्रॉस कर पाएंगे। इसलिए आप लगन, ईमानदारी और मेहनत के साथ पढ़िए, सिर्फ मेहनत करिए। और यदि आप मेहनत करेंगे तो 100% एक दिन जो आपने लक्ष्य, गोल, उद्देश्य बनाया होगा तो 100% एक दिन अपनी बुलंदियों पर पहुंच जाएंगे दोस्तों। राइट, इसलिए कहा है कि सफलता का कोई मंत्र नहीं है। ये नहीं कि सफलता का कोई मंत्र हो तो उससे काम चल जाएगा, या तो सिर्फ परिश्रम का फल है। मतलब परिश्रम जितना अधिक जो परिश्रम करेगा वो उतना अधिक वो खिलेगा। आज यदि आप मेहनत कर लेते हैं, यदि आज आप परिश्रम कर लेते हैं तो 100% आगे आने वाली पीढ़ी या आप जैसे ही ग्रस्त अवस्था में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपका जब शादी विवाह होगा, जैसे ही उस परिवार में आप जाएंगे तब आपको इसकी अहमियत पता चलेगी। यदि आज आपने परिश्रम नहीं किया, मेहनत नहीं की, मौज मस्ती की पिताजी के पैसों पे, तो 100% आपको क्या होगा, जब आपने जीवन में प्रवेश करेंगे, जब शादी होकर आपके आगे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे तो 100% रोने के अलावा कुछ नहीं होगा। फिर आप पछताएंगे कि काश मैं इस वक्त कोई हमको ऐसा टीचर मिल गया होता कि जो हमको एक बार बता देता कि ये हम कर ले तो हम सफल हो जाए, आगे के जीवन हमारा सुधर जाएगा। इसीलिए अभी भी चांस है, यदि आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसको छोड़कर अपने पढ़ाई की ओर केंद्रित होइए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करिए दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए ईमानदारी, लगन और निष्ठा के साथ आप मेहनत करिए, परिश्रम करिए, तभी सफल होंगे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास इसी जोश तथा इसी उमंग के साथ दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके पहले लेक्चर नंबर कितने हो चुके थे? इसके पहले बेटा लेक्चर नंबर 4 हो चुके थे। लेक्चर नंबर 3 में आपको कूलाम का नियम सिखाया गया था। लेक्चर नंबर 3 में आपको कूलाम का नियम सिखाया गया था। उसके बाद लेक्चर नंबर 4 में आपको एप्सिलॉन नॉट जो था उसका मात्रक, विमा और आंकिक मान के बारे में बात की गई थी। और आज आपका जो लेक्चर नंबर 5 है, इस लेक्चर नंबर 5 का जो आपका दोस्तों आज मुख्य टॉपिक होने वाला है कूलाम के नियम का
नियम का सदिश रूप, ये भी आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। कूलाम के नियम का सदिश रूप, आज इस पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास दो आवेश, पहले चित्र को समझिए, अभी आप किसी को साथ में चित्र नहीं बनाना है, पहले आप चित्र को समझिए, उसके बाद हम बात करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास दो आवेश हैं, एक आवेश हमारे पास Q1 है और दूसरा आवेश हमारे पास Q2 है। दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर निर्वात में उपस्थित हैं। क्या? दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे निर्वात में हैं, और दोनों आवेश कैसे? समान प्रकृति के हैं। कैसे हैं? दोनों आवेश जो बेटा हमारे समान प्रकृति के हैं। डाल भी लीजिए, क्योंकि आवेश दो प्रकार के होते हैं ना, एक समान प्रकृति के, एक असमान प्रकृति के। तो जब हेडिंग डालिए, जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों, समान प्रकृति के हों, जब दोनों आवेश कैसे हों? समान प्रकृति के हों, मतलब दोनों आवेश कैसे? समान प्रकृति के होंगे, तब कूलाम का नियम का सदिश रूप कुछ और होगा। और जब दोनों आवेश असमान प्रकृति के यानी कि विजातीय होंगे, तब कूलाम के नियम का सदिश रूप कुछ और होगा। बात समझ में? कूलाम का नियम होता क्या था, थोड़ा एक बार इस पे भी चर्चा कर लेते हैं, जिससे आपके दिमाग में आ जाए। जो नए छात्र हैं वो भी देख लें। बेटा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये बेटा होता है कूलाम का नियम। इस नियम को दोस्तों किस रूप में लिखना है? सदिश फॉर्म में लिखना है, यानी कि वेक्टर रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? वेक्टर रूप में, सदिश रूप में। आपने फर्स्ट ईयर में खूब अच्छे से पढ़ा होगा कि वेक्टर रूप होता क्या है, सदिश रूप होता क्या है। ठीक है, बल का सदिश यानी कि F और वेक्टर लगाना, तो यानी कि इस पे ऐसे, इसको कहते हैं ना, यदि कोई राशि सदिश है उसके ऊपर हम वेक्टर लगा के उसको प्रदर्शित करते हैं। ये आप पहले से फर्स्ट ईयर में सीख चुके हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप सब लोग जानते होंगे। तो जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों, तब कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होगा, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। फिर उसके बाद क्या? जब दोनों आवेश असमान प्रकृति के हों, यानी कि विजातीय हो, समान प्रकृति को बेटा सजातीय भी कहते हैं। कभी कभार पूछा था जब दोनों आवेश सजातीय प्रकृति को हों, तो सजातीय का मतलब होता है समान प्रकृति को। मान लेते दोनों आवेश Q1 Q2 समान प्रकृति के, हेडिंग में डाल लिया, यानी कि इसके पहले कैसा होगा? प्लस होगा, या ए बी माइनस होगा कि नहीं? तो बेटा एक दूसरे से निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। तो आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर जो आरोपित बल होगा, अच्छा जो आरोपित बल क्या होगा ध्यान समझिए, ये दो आवेश हैं, ध्यान देखिए, ये दो आवेश, ये Q1 आवेश होगा, ये Q2 आवेश होगा, ये दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं। तो जब दो समान प्रकृति के आवेश होते हैं, तो इनके बीच हमेशा क्या कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल, जिससे क्या करते हैं? दूर जाते हैं। मतलब दो आवेश एक Q1 हो गया बेटा, ये हमारा Q2 हो गया। ये दोनों आवेश कैसे? समान प्रकृति के हैं। अब दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, समान प्रकृति के होने के कारण इन दोनों के बीच क्या होगा? ये थे यहाँ पे, लेकिन समान प्रकृति होने के कारण ये दोनों आवेश एक दूसरे से क्या भागेंगे? दूर भागेंगे। इसीलिए आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर जो दोस्तों आरोपित बल होता है, ये क्या होगा? इधर की ओर, बाहर की ओर होगा। कितना होगा? वेक्टर F आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर आरोपित, वेक्टर F21 कितना होगा? वेक्टर F21। इसका मतलब पढ़ने का तरीका, आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर आरोपित बल। थोड़ा बड़ा और लिख दे क्या? चलिए बड़ा लिख देते हैं हल्का सा। क्या लिखेंगे? वेक्टर F बड़ा बना दें, F21 सफिक्स में F21 रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका 1 का मतलब ऐसे पढ़ेंगे, उल्टा पढ़ेंगे, आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर आरोपित बल। ठीक है, इसी प्रकार आवेश, अब पूछे इसी प्रकार आवेश Q2 द्वारा आवेश Q1 पर आरोपित बल बाहर की ओर, इस साइड की ओर होगा। इसको क्या बेटा ऐसे लिखेंगे हम, वेक्टर F कितना? आवेश Q2 द्वारा आवेश Q1 पर, तो 1 2 सफिक्स में रहेगा। कहने का मतलब इसको कैसे पढ़ेंगे? उल्टा पढ़ते बेटा, पीछे से, आवेश Q2 द्वारा आवेश Q1 पर आरोपित बल। ये खाली वेक्टर F21, क्योंकि बल कैसी राशि? सदिश राशि। इसको लिखने से ही मात्र, जैसे इसको हमने लिखा F वेक्टर F21, इसको लिखने मात्र से इस पूरे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आवेश पूरे को पढ़ेंगे कैसे? इसको इतना शॉर्ट फॉर्म लिखा, इसको पूरे को हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे उसको देखिए। इसका मतलब हुआ आवेश Q1 का मतलब क्या?
Q1 क्या है, 1 ही तो है। आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर आरोपित प्रतिकर्षण बल। इस पूरे वेक्टर F21 का मतलब क्या हुआ, आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर आरोपित प्रतिकर्षण बल दोस्तों, ठीक है। वेक्टर F21 होगा। एकांक सदिश भी आपने पढ़ा होगा कि एकांक सदिश क्या होता है। तो दोस्तों इनके एकांक जब वेक्टर रूप रखते हैं तो एकांक सदिश की भी आवश्यकता होती है। तो बेटा आवेश Q1 से आवेश Q2 की ओर, आवेश Q1 से आवेश Q2 की ओर जो बेटा हमारा एकांक सदिश होता है उसको बेटा हम मानेंगे कितना होता है, R कैप 1 2। ध्यान से देखिएगा, R कैप 1 2। आवेश Q1 से आवेश Q2 की ओर यानी कि इस साइड से इस साइड की ओर जाएंगे तब एकांक सदिश बेटा हमारा होगा R कैप 1 2 होता है। और जब आवेश Q2 से आवेश Q1 की ओर आएंगे तब बेटा जो हमारा एकांक सदिश होगा R कैप कितना 2 से 1 की ओर आ रहा है इसलिए 2 1 हो जाएगा, राइट, 2 1 होगा। इस चित्र में किसी को कोई समस्या हो तो दोस्तों तुरंत कमेंट करिए। एक बार चित्र को और समझिए, ये दोनों समान प्रकृति के आवेश है Q1 Q2, यानी या तो ये प्लस ये भी प्लस होगा तो ये भी प्लस होगा, या ये माइनस होगा तो ये माइनस होगा। समान प्रकृति के आवेश हो गए तो दोनों कैसे आवेश, समान प्रकृति। आप लगाना चाहो तो यहाँ भी प्लस लगा लो, यहाँ भी प्लस लगा लो, या यहाँ भी माइनस लगा लो, यहाँ भी माइनस लगा लो, ठीक है, क्योंकि समान प्रकृति के आप लगाना चाहे तो स्वेच्छा से लगा सकते हैं। चलिए हम लगा ही देते हैं एक तरीके से, कंफ्यूजन ही ना रहे। ये मान लेते प्लस है तो ये भी प्लस है, खुश। समान प्रकृति के आवेश है, या हम यहाँ माइनस लगाएं तो यहाँ भी माइनस रहेगा। तो दो समान प्रकृति के आवेश है, आपको पता है यदि दो आवेश समान प्रकृति के हैं तो उनके बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा तो ये थे कैसे, ऐसे थे दोनों आवेश, कि कैसे यहाँ पे दोनों आवेश स्थित थे, और चूंकि दोनों समान प्रकृति के आवेश थे तो फटाक से ये वाला इधर भागा और ये वाला इधर भागा। तो यानी भागा कब होगा भाई, ये अपना स्थान क्यों छोड़ेगा, आवेश Q2 अपना स्थान क्यों छोड़ेगा और आवेश Q1 क्यों अपना स्थान छोड़ेगा। जब आवेश Q1 ने आवेश Q2 पर कोई बल आरोपित किया होगा, कोई बल लगाया होगा, भाई आप अपने स्थान से कब हिलोगे, आप कुर्सी को अपने स्थान से कब हटा सकते हैं, जब उसको पकड़ेंगे, बल लगाएंगे, अपने शरीर की ताकत बाह्य बल कोई लगाएंगे तभी तो कुर्सी को एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप रख पाते हैं। तभी तो आप हम इस मार्कर पर बगैर बल लगाए क्या बोर्ड पर लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये तो दोनों सामान्य अवस्था में यहाँ पे थे, टिके थे। आवेश से Q1 हो गया, ये Q1 हो गया ब्लैक वाला, और ये ब्लू वाला Q2 हो गया, ये टिके थे। लेकिन कोई ना कोई तो बल इनके बीच कार्य कर रहा होगा। तो ये जैसे ही बल आवेश Q1 ने इस पे Q2 पे कोई ना कोई बल लगाया होगा, तो जब कोई बल लगाया तो इधर बढ़ गया, तो बल क्या लगा, वेक्टर F21 लगा। इसी प्रकार आवेश Q2 भी तो इनके बीच कोई बल लगा रहा होगा, तो जैसे आवेश Q2 ने इस पे बल लगाया तो इधर भाग गया, तो क्या लगा, वेक्टर 1 2 लगा। पढ़ने का तरीका पीछे से पढ़ेंगे। इसको पढ़ने का मतलब है आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर आरोपित प्रतिकर्षण बल वेक्टर F21 कहलाएगा। आवेश Q2 द्वारा आवेश Q2 द्वारा आवेश Q1 पर आरोपित प्रतिकर्षण बल वेक्टर 1 2 कहलाएगा, राइट। कोई समस्या। Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश R कैप 1 2 है तथा Q2 से Q1 की ओर एकांक सदिश R कैप 2 1 है। कोई समस्या बेटा तो बताओ, ठीक है। दोनों आवेश समान प्रकृति के थे, इसका लिखना है सदिश रूप। तो थोड़ा लैंग्वेज लिखेंगे क्या पहले, जो हमने अभी बताया चित्र में, चित्र को देखकर ही लैंग्वेज लिखना है दोस्तों। कैसे लिखेंगे, लिखोगे माना दो समान प्रकृति के आवेश Q1 व Q2 हैं जो परिमाण में बराबर हैं, परिमाण में बराबर हैं, जो एक दूसरे से निर्वात में R दूरी पर रखें। माना दो आवेश Q1 व Q2 दो आवेश Q1 व Q2 समान कैसे हैं, समान प्रकृति के हैं। माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 समान प्रकृति के हैं जो एक दूसरे से निर्वात में R दूरी पर स्थित हैं तथा इनके बीच कार्य करने वाला प्रतिकर्षण बल वेक्टर F है। एक बल मान लेते हैं प्रतिकर्षण बल वेक्टर F। नई लाइन से पैराग्राफ चेंज करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर आरोपित बल वेक्टर F21 है तथा आवेश Q2 द्वारा आवेश Q1 पर आरोपित बल वेक्टर 1 2 है, ठीक है। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, आवेश Q1 से
आवेश Q2 की दिशा में एकांक सदिश r कैप 1 2 है तथा आवेश Q2 से आवेश Q1 की दिशा में एकांक सदिश r कैप 2 1 है। इतनी लैंग्वेज आपको लिखनी है, उसके बाद सदिश रूप तो बहुत आसान हो जाएगा। लिखना स्टार्ट करते हैं, चलिए लिखते हैं, चित्र बना लीजिएगा, उसके बाद लैंग्वेज लिखते हैं। लिखोगे माना, घबराइएगा नहीं, आसान है। माना दो समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश, माना दो समान प्रकृति के आवेश जो परिमाण में बराबर हैं, जो परिमाण में बराबर हैं, जो परिमाण में बराबर हैं, एक दूसरे से, काम लगाओ, एक दूसरे से निर्वात में, निर्वात या वायु भी कह सकते हैं, निर्वात में r दूरी पर रखे हैं। चूंकि समान प्रकृति के आवेश, इसलिए इनके बीच क्या करेगा, कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल। इनके बीच, इनके लिखा है, कुछ और मत समझ जाना, इनके बीच कार्य करने वाला प्रतिकर्षण बल एक कर लीजिए, फिर जो असमान वाला होगा उसको इसी प्रकार लिखवा देंगे। प्रतिकर्षण बल, ध्यान से समझिए, वेक्टर F है। ठीक है, क्या माना दो समान प्रकृति के आवेश जो परिमाण में बराबर हैं, एक दूसरे से निर्वात में r दूरी पर रखे हैं, इनके बीच कार्य करने वाला प्रतिकर्षण बल F है। अब जो ये लिखा है, ये वेक्टर F21 लिखा है और वेक्टर F12 लिखा है, तो इसको भी लिखते, लिखो नई लाइन से, आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर आरोपित, मतलब लगाया गया, आरोपित प्रतिकर्षण बल, आरोपित प्रतिकर्षण बल बेटा कौन सा है, वेक्टर कितना F21 है तथा आवेश Q2 द्वारा आवेश Q1 पर आरोपित प्रतिकर्षण बल वेक्टर F कितना 1 2 है, वेक्टर F12 है, राइट। क्या लिखा, आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर आरोपित प्रतिकर्षण बल वेक्टर F21 है तथा आवेश Q2 द्वारा आवेश Q1 पर आरोपित प्रतिकर्षण बल वेक्टर F12 है। क्या, तथा आवेश Q2 द्वारा आवेश Q1 पर आरोपित प्रतिकर्षण बल वेक्टर F12 है। यदि आप ईमानदारी के साथ समझ रहे होंगे तो मुझे नहीं लगता किसी भी स्टेप में आपको कोई भी दिक्कत होगी, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों, उसके बाद लिखते हैं आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर आवेश Q2, ऐसे लिखो, आवेश Q1 से आवेश Q2 की दिशा में एकांक सदिश r कैप 1 2 लाइन से आवेश Q1 से आवेश Q2 की ओर, आवेश Q1 से आवेश Q2 की दिशा में एकांक सदिश कितना है, r कैप 1 2, एकांक सदिश r कैप 1 2 है तथा
तथा आवेश Q2 से Q1 की ओर, आवेश Q2 से Q1 की दिशा में एकांक सदिश r कैप 2 1 है। एकांक सदिश कितना r कैप 2 1 है, यानी Q2 से Q1 की दिशा में एकांक सदिश कौन, देखो ये प्रदर्शित कर रहा है, दिशा भी प्रदर्शित कर रहा है, ये इधर से इधर की ओर आ रहा, ये देखो तीर का इधर लिख जा रहा है, यानी कि तीर इधर से इधर आ रहा है, यानी Q2 से Q1 की ओर आ रहा, और Q1 से Q2 की ओर जा रहा है तो इधर जा रहा है। ठीक है, तो कितना हो गया r कैप 2 1। इतनी लैंग्वेज नोट करो, फिर आगे कराते हैं। बस हो गया, थोड़ा बचा इसके बाद है। दोस्तों यदि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, और जितने लोग देख रहे हैं दोस्तों, पहली बात तो आप लोग बहुत कम लोग लाइक करते हैं, इसलिए आप सभी लोग लाइक जरूर करिए वीडियो पसंद आ रही हो तो। और एक बार आप सभी छात्र, जितने छात्र देख रहे हैं, एक बार जम के शेयर करो दो अपने दोस्तों के पास, उनका भी तो भला हो। यदि आप भला करेंगे तो आपको और अच्छे से प्रॉफिट होगा, फायदा होने वाला है आपके लिए, क्योंकि दूसरे की भलाई करने से क्या होता है, पुण्य मिलता है। इसलिए आप सभी छात्र शेयर जरूर करें दोस्तों, ठीक है, अपने भाई के लिए शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि मैं इतनी गर्मी में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। किस लिए पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग किसी न किसी तरीके से सफल हो जाएं और आपको क्या एक अच्छा मार्गदर्शक मिल सके, इसीलिए लगातार आप लोगों के लिए क्लास लेके आ रहा हूँ। क्योंकि ना तो पंखा इस समय चलता है, ना इस रूम में एसी लगी है, तो कैसे इस गर्मी में आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो यदि आप शेयर करेंगे और संख्या अधिक होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोग देखेंगे, तो मेरा हौसला बढ़ेगा, और जब हौसला बढ़ेगा तो मेरा पढ़ाने में और अधिक मन लगेगा, और जल्दी से जल्दी हम वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड कराते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। इसीलिए आप पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप अपना सिलेबस पूरा करवाना चाहते हैं, और कितनी जल्दी आप लोग क्या देखना चाहते हैं कि कितनी जल्दी हमारा सिलेबस पूरा हो जाए, और कितना हम अच्छा और पढ़ाएं। इसके लिए आप क्या करोगे, शेयर जरूर करोगे। जितनी अधिक संख्या अधिक होगी, उतना आनंद आने वाला पढ़ने में आपको भी और मुझको भी पढ़ाने में आने वाला। ठीक दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। हम दोस्तों लिखें, इसके बाद क्या करना है, इसके नीचे लिखो, यदि दोनों आवेशों के मध्य कार्य करने वाला प्रतिकर्षण बल परिमाण में समान है, यदि दोनों आवेशों के मध्य कार्य करने वाला प्रतिकर्षण बल, नई लाइन से लिखना, प्रतिकर्षण बल परिमाण में समान है, ये समान हो कर लो, चलो समान हो। तब देखो, यदि इन दोनों के बीच कार्य करने वाला प्रतिकर्षण बल समान है, चलो स्थायी कर लो, चलो हो मैंने समान है, ठीक है। यदि दोनों आवेशों के मध्य या बीच में, यानी कि Q1 व Q2 के बीच में, Q1 व Q2 के बीच में जो कार्य करने वाला प्रतिकर्षण बल परिमाण में समान हो, तो क्या होगा, वेक्टर F कितना 1 2, कितना वेक्टर जो हमारा ये कितना होगा, F12 जो हमारा होगा, या आवेश Q1 से Q2 की ओर जा रहे हैं तो क्या लिख सकते थे, पहले इसको भी लिख सकते हैं वेक्टर F21, क्योंकि Q1 से Q2 पर पहले बल आरोपित हो रहा था, उसके बाद Q2 से Q1 पर, तो वेक्टर F21 माड ऑफ वेक्टर F21 बराबर माड, क्योंकि परिमाण ले रहे हैं ना, और परिमाण ले रहे हैं इसीलिए माड ऑफ लगा रहे हैं, क्वांटिटी, क्योंकि प्लस माइनस से हमारा कोई मतलब नहीं होता। परिमाण माड ऑफ में लगाएंगे तो प्लस में ही उसका परिमाण आएगा, इसलिए माड ऑफ लगा रहे हैं, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, वेक्टर F12। इसका मतलब क्या हुआ, माड ऑफ का मतलब समझ पाए, मतलब बाई चांस हो सकता है बल निकालने तो माइनस में आ जाए, तो माइनस में कभी बल हो सकता है, कुर्सी को उठाने के लिए आप माइनस का बल लगाओगे,
मेज को बढ़ाने के लिए आप माइनस का बल लगाओगे। इस मार्कर को पकड़ के हम लिखेंगे बोर्ड पे तो क्या इस पे माइनस का बल लगाएंगे, इसीलिए बल कभी माइनस का होता नहीं, इसीलिए इसको माड ऑफ लिखेंगे। माड ऑफ से बाहर जब निकालते हैं जो चीज उसके अंदर माइनस होती तो बाहर पाएगी तो प्लस हो जाएगी, और यदि प्लस है तो ऑटोमेटिक तो प्लस रहेगी ही रहेगी। ठीक है, इसलिए माड, इसका मतलब क्या हुआ, आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर आरोपित प्रतिकर्षण बल। इस पूरे जो इतना लिखा है माड ऑफ वेक्टर F21, उसका मतलब ये हुआ जाएगा। पीछे से पढ़ेंगे, आवेश Q2 द्वारा आवेश Q1 पर आरोपित प्रतिकर्षण बल क्या होगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इस यहां तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताओ, नहीं नई लाइन से फिर लिखेंगे बेटा, आवेश Q2 पर Q1 द्वारा आरोपित प्रतिकर्षण बल कितना है बेटा, F21। यही तो कहा, आवेश Q2 पर Q1 द्वारा आवेश Q2 पर आवेश Q1 द्वारा आरोपित प्रतिकर्षण बल वेक्टर F21 तथा एकांक सदिश कितना हो जाएगा, उसी की दिशा में कितना है, R कैप Q1 के कारण R कैप कितना 1 2, एक ही दिशा में है, यानी कहने का मतलब क्या, समान दिशा में है। तो जब एक ही दिशा में है तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, वेक्टर F21 इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और क्या हो, एक ही दिशा में R कैप, इसका क्या सदिश का है, R कैप 1 2। इक्वेशन नंबर 1, पहला सदिश रूप मिल गया। क्या, यदि आवेश Q2 पर आवेश Q1 कार्य कर रहा है, क्या मतलब, यदि आवेश Q2 पर आवेश Q1 कार्य कर रहा है तो उसका जो एकांक सदिश कितना होगा, मतलब आवेश Q1 पर आवेश Q2 कार्य कर रहा है तो यानी कि उसका जो बल आरोपित होगा तो वेक्टर F21 आरोपित होगा, और एकांक सदिश कितना, R कैप 1 2। देखो इसकी भी दिशा इस साइड है, इसकी भी दिशा इस साइड में, इसीलिए इसे यहाँ यूज किया 21, यहाँ 1 2 होगा। तो ये सदिश रूप होगा किसका, कूलाम के नियम का ये सदिश रूप होगा, पहला मिल गया। अब बाई चांस आवेश Q2 Q1 पर आरोपित कर रहा बल, तो वही लिखोगे नई लाइन से। कितना लिख लिया होगा मुझे उम्मीद है, रब कर रहे हैं बेटा, ठीक है, ऊपर रब कर रहे हैं, अगली लाइन लिख रहे हैं, बस थोड़ा बचा, बस एक क्वेश्चन और लिखनी है। क्या लिखोगे, आवेश Q1 पर आवेश Q2 द्वारा आरोपित प्रतिकर्षण बल कितना होगा बेटा, आवेश Q1 पर आवेश Q2 द्वारा आरोपित प्रतिकर्षण बल कितना है, यही तो है, तो कितना हो जाएगा, आरोपित प्रतिकर्षण बल कितना, वेक्टर F12 तथा एकांक सदिश कितना बेटा, Q2 से Q1 क्यों कितना भाई, इसकी भी दिशा कैसी, देखो इधर से जब इस पे बल लगा रहा है Q2 Q1 पे बल जो लगा रहा है, इसकी दिशा इस साइड में, एकांक सदिश भी इस साइड में, इसलिए कितना R कैप कितना 2 1 है, एक ही दिशा में है, ऐसे लिखो R कैप 2 1 एक ही दिशा में है, राइट दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, R कैप, अरे R कैप क्या सदिश लिखना है ना, तो वेक्टर F कितना 1 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना Q1 Q2 अपान R स्क्वायर और कितना R कैप 2 1। इक्वेशन नंबर 2, यदि बेटा
ये होगा कंप्लीट। यदि जब दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे तो आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर जो आरोपित प्रतिकर्षण बल होगा ये कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन r स्क्वायर r कैप 1/2। यदि आपसे डायरेक्ट पूछा एक नंबर में कि कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए तो इक्वेशन नंबर ये कौन सी, ये बना दोगे, वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन r स्क्वायर r कैप 1/2। और दूसरी इक्वेशन क्या बना दोगे, वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर r कैप 2/1। ये जब दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे तब की बात है। जब दोनों आवेश समान, इसके नीचे लिख रही हम लाइन बोल दे रहे हैं, इसके नीचे लाइन लिखिए, हम बोल रहे हैं इसके नीचे, क्योंकि सबसे पहले ये लिखा होगा उसके बाद इसके नीचे लिखिए वेक्टर, या ऐसे लिखो समीकरण 1 व समीकरण 2, इसके नीचे समीकरण 1 व समीकरण 2 कूलाम के नियम का सदिश रूप है। समीकरण 1 व समीकरण 2 कूलाम के नियम का सदिश रूप है। ठीक है, जब दोनों आवेश समान प्रकृति के थे तब ये काम करेगा, जब दोनों आवेश समान प्रकृति के थे तब ये कार्य करेगा। ठीक है, रब कर रहे हैं, वो लाइन लिख लीजिएगा कि क्या समीकरण 1, इसके नीचे जस्ट यहां पे समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 कूलाम के नियम का सदिश रूप है। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा समझे, कभी समस्या हो तो कमेंट करके बताओ। अब जब दोनों आवेश असमान प्रकृति के हो तो उसमें भी सेम इतना ही प्रोसेस करना है, लेकिन उसमें हम लैंग्वेज नहीं लिखाएंगे, उसकी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। यदि पूरा प्रूफ आता है तो लैंग्वेज आपको एक की लिख देना, उस पर लिख देना इसी प्रकार। और जब दोनों आवेश कैसे हो, समान की जगह लगा देते हैं असमान। कैसे हो, असमान प्रकृति के होंगे। चित्र उसके बना के दिखा रहे हैं, असमान प्रकृति के हों। ठीक है, तो चित्र को ध्यान से देखिए। मान लेते हैं ये आवेश Q1 है और इससे r दूरी पर बेटा हमारा आवेश कौन सा है, Q2। एक दूसरे से निर्वात में कितनी दूरी पर रखें, r दूरी पर रखें। ध्यान से देखिएगा, ये मान लेते हैं हमारा धनावेश है प्लस Q और ये माइनस Q है, तो दोनों क्या होंगे, असमान आवेश हो गए। वही तो लिखा, जब दोनों आवेश क्या हो, असमान प्रकृति के हो, तो दोनों असमान प्रकृति के आवेश हो गए। ये Q1 हो गए बेटा, ये माइनस का Q2 होगा, यानी कि ये मान लेते हैं ये हमारा Q1 होगा, ये Q2 होगा, दोनों पे आवेश अलग अलग है, तो इनके बीच कैसा कार्य करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। यानी कि ये Q2 है, ये Q1 है, तो इनके बीच कैसा कार्य करेगा, आकर्षण, यानी कि एक दूसरे की ओर क्या करेंगे, बढ़ेंगे, एक दूसरी की ओर क्या आएंगे, बढ़ेंगे, इनके बीच क्या करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। यानी कि आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर आरोपित बल कितना हो जाएगा, आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर आरोपित बल कितना हो जाएगा, F वेक्टर F कितना 2 1, और इसका कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, लाइन तिरछा हो गया, सही कर लो इसको। ठीक, इधर कितना हो जाएगा, वेक्टर F12। ठीक है, वेक्टर F12 हो जाएगा। भाई देखो ध्यान से समझो, एक इधर कितना हो जाएगा, वेक्टर F12 आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर आरोपित बल कितना हो जाएगा, आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर आरोपित बल कितना हो जाएगा, ये कितना 2 1 होगा ना, यहाँ पे कितना 1 2 होगा। कंफ्यूज मत हो ना कि सर ने पहले क्या बताया अब क्या होता है। देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ, आवेश Q1 जो होगा आवेश Q2 पर कोई ना कोई बल लगाएगा, तो कौन सा बल लगा रहा है, किससे इस Q2 को अपनी ओर आकर्षित कर रहा, उस बल की बात कर रहा है। नहीं, अभी भी नहीं समझे, ये क्यों लगाया हमने यहाँ पे, एक बार चित्र पूरा दोबारा आप समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। हमने क्या कहा, दो आवेश हमारे पास कौन सा है, और क्लियर होगा, Q1 प्लस का Q1 है, और इससे r दूरी पर यहाँ पे आवेश कितना था, माइनस का Q2 था। एक दूसरे से कितनी दूर पे स्थित थे बेटा, r दूरी पर। सेम चित्र वैसे ही बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि दोबारा कुछ दूसरा बना जा रहे हैं। ये इधर और आकर्षित होगा, ये क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा, ये आवेश Q2 क्या आएगा, इस साइड आएगा। अब आवेश Q1 कौन सा बल आवेश Q2 पे लगा रहा, जो अपनी ओर खींच रहा, तो मान लेते हैं वो कौन सा बल, वेक्टर F कौन सा 2 1, वेक्टर F21 होगा। अब आवेश Q2 भी तो इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो आवेश Q2 Q1 पर ऐसा कौन सा बल लगा रहा है जिससे ये उसकी ओर जा रहा, तो वो बल बेटा हमारा जो होगा वेक्टर F12। पढ़ने का तरीका क्या, हमने कहा पीछे से बढ़ते हैं 2, आवेश Q2 द्वारा आवेश Q1 पर आरोपित आकर्षण बल, क्योंकि क्या कर रहे हैं, असमान प्रकृति के। अच्छा, इनके एकांक सदिश भी होंगे, तो इसका एकांक सदिश जो बेटा होगा इस ओर कार्य करेगा,
इसका Q1 से Q2 की दिशा में एकांक सदिश कितना होगा, आर कैप कितना हो जाएगा 1 2, ठीक है। और इसका भी तो इधर से काम करेगा इस साइड, इसका भी तो ऐसे कार्य करेगा इस साइड से। तो आवेश Q2 द्वारा आवेश Q1 की दिशा में एकांक सदिश आर कैप कितना हो जाएगा 2 1, 2 से 1 की ओर कार्य करने वाला एकांक सदिश कैप हो जाएगा, ठीक है। क्या दो आवेश Q2 द्वारा आवेश Q1 की दिशा में, आवेश Q2 द्वारा आवेश Q1 की दिशा में एकांक सदिश कितना आर कैप 2 1 है, और आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 की दिशा में एकांक सदिश 1 2 है। तो इसी पर जो लैंग्वेज लिखी थी सेम वही लैंग्वेज लिखो कि एक बार हम बोल देते हैं। माना दो असमान प्रकृति के आवेश Q1 प्लस Q1 माइनस Q2 एक दूसरे से कितना निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर रखें। आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर आरोपित आकर्षण बल वेक्टर 2 1 तथा आवेश Q2 द्वारा आवेश Q1 पर आरोपित आकर्षण बल वेक्टर कितना F1 2। फिर नई लाइन से लिखेंगे आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 की दिशा में एकांक सदिश r कैप 1 2 है तथा आवेश Q2 द्वारा आवेश Q1 की दिशा में एकांक सदिश कितना r कैप 2 1। जो आज अभी इसके पहले लैंग्वेजेस दोनों आवेश समान प्रकृति के थे, जहां उसमें आप आकर्षण यूज कर रहे थे, सिर्फ वहां पे आप प्रतिकर्षण यूज कर लें और सेम प्रोसेस वही है। पूरी लैंग्वेज वैसे की वैसी रहेगी, सिर्फ जहां पर आप प्रतिकर्षण यूज कर रहे थे उसमें, और जहां पे समान लिखा था वहां समान कर लीजिए उस लैंग्वेज में, और जहां पर आप प्रतिकर्षण बार बार यूज कर रहे थे प्रतिकर्षण बल, वहां सिर्फ आप आकर्षण बल यूज कर लें, और पूरी की पूरी लैंग्वेज वैसे ही की वैसे ही रहेगी। इसीलिए उस लैंग्वेज को हम नहीं लिखा रहे हैं। आप लिखना चाहो तो जहां पे उसमें समान लिखा था वहां पे आप असमान कर दीजिए, और जहां पर क्या लिखा था, जहां पर समान लिखा था वहां पर असमान कर दीजिए, और जहां पर उसमें प्रतिकर्षण बल लिखा था वहां पर प्रतिकर्षण के स्थान पर आप आकर्षण बल कर दीजिए, और बाकी सेम पूरी की पूरी लैंग्वेज आप वैसी की वैसी लिख सकते हैं, ठीक है। आप करना चाहो तो उसी से पूरी सेम की सेम वैसे नोट कर लेना। 2 चेंजेस आपको करना है, क्या करना है उसको भी बता दे रहे हैं। समान के स्थान पर आपको क्या यूज करना है, असमान, ठीक है। और प्रतिकर्षण जहां लिखा होगा बल, वहां पे आपको क्या यूज करना है, आकर्षण बल। बस इतना चेंज करना है उस जो पिछली वाली लैंग्वेज है, और सेम वही रहेगी। आप चाहो तो लिख लो, तो डायरेक्ट हम लिखवा रहे हैं इसमें F12 इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, और ये कितना होगा r कैप 1 2। इक्वेशन नंबर इसको दे दो 3, जब एक ही में कर रहे हैं तो इक्वेशन नंबर हमारा 3 हो गया। और इसी प्रकार क्या हो जाएगा वेक्टर F21 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना Q1 Q2 अपान r स्क्वायर कितना हो जाएगा r, जैसे ये भी इसी दिशा में है, देखो वेक्टर F21 ये भी इस दिशा में और ये भी इस दिशा में, सेम दिशा में, इसलिए कितना हो जाएगा r कैप कितना 2 1। इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई 4 हो गई। तो लिख लीजिए समीकरण कौन कौन से, सब फाइनल लिखिए सारे। समीकरण 1 कामा समीकरण 2 कामा समीकरण 3 कामा समीकरण 3 तथा समीकरण 4 कूलाम के नियम का सदिश रूप हैं, कूलाम के नियम का क्या है दोस्तों, सदिश रूप है। कौन कौन से समीकरण उसके पहले 1 2 अभी लिखवा चुके कापी में, देखिए आपने नोट किया होगा तो कापी में आपको पता होगा। समीकरण 1 2 जो कापी में नोट की थी वो वाली, और समीकरण 3 और 4। अच्छा इन दोनों में अंतर क्या है, समीकरण 3 और 4 देखो क्या, यहाँ 1 2 तो यहाँ भी 1 2 है, यहाँ पे 2 1 यहाँ पे भी 2 1, जब दोनों आवेश असमान थे, और जब समान थे तो यहाँ पे 1 2 था तो यहाँ पे कितना था 2 1, आप देखिए कापी में, और यहाँ पे 2 1 था तो यहाँ पे कितना था 1 2, बस इतना चेंजेस है। समान यदि दोनों असमान होंगे यहाँ पे तो ये इधर वाला F के साथ जो 1 2 लगा होगा वही R के साथ लगेगा। असमान है
उल्टा हो रहा, यदि आसमान है तो इधर जो 1 2 लगा होगा आपके साथ वही उधर 1 2 लगेगा, याद करने का ट्रिक है। और यदि एक ना इधर 2 1 लगेगा तो इधर भी 2 1 लगेगा। यदि आसमान है तो यहाँ दोनों कैसे रहेंगे, समान रहेंगे। और ये दोनों समान है आवेश तो क्या होगा, यहाँ यदि 1 2 होगा तो यहाँ पे 2 1 होगा। समीकरण 1 में देख लीजिए, यहाँ पे यदि 2 1 होगा तो यहाँ पे 1 2 होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको कूलाम के नियम का जो सदिश रूप था वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपके में दिमाग में कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके दोस्तों हमें बता सकते हैं, ठीक है। आपका उसको रिप्लाई दिया जाएगा, आपको उस कमेंट का जवाब दिया जाएगा, उस क्वेश्चन का आपको दोस्तों जवाब दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर कैसा लगा आप जरूर बताइए। मुझे तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, फिर भी आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों, ठीक है। ये लेक्चर कंप्लीट हो गया, ये इंपॉर्टेंट भी था, इसको सही से आप उसको पढ़िएगा, सीखिएगा, समझिएगा, तब जाके क्लियर हो पाएगा दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।